हाय दोस्तों। नमस्कार। सुपर करंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जनरल साइंस जीके का कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखिए, प्रश्न नंबर 1 है कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? 20 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 21 मई 1949 को, 13 नवंबर 1949 को। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है और आप लोग उत्तर बताएं। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? जी, इसका ऑप्शन नंबर आपका होगा 24 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका? बिल्कुल करेक्ट होगा। 24 जनवरी 1950 को ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका? बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। 24 जनवरी 1950 को। इससे संबंधित कुछ और हम लोग कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैसे राष्ट्रगान को किसने लिखा था, या राष्ट्रगान का रचयिता कौन है? प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि राष्ट्रगान का रचयिता कौन है। तो राष्ट्रगान का रचयिता है आपके रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। राष्ट्रगान के रचयिता है आपके रविंद्रनाथ टैगोर। इस राष्ट्रगान को सबसे पहले कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को। 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रगान को सर्वप्रथम भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। कहाँ गाया गया था? कोलकाता अधिवेशन में, है ना। कोलकाता अधिवेशन में, भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रगान गाने की जो अवधि होती है वो होती है आपके 52 सेकेंड। ठीक है, राष्ट्रगान गाने की जो अवधि होती है 52 सेकेंड होती है। और इस राष्ट्रगान को 1912 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता नाम के शीर्षक से इसको क्या किया था? लिखा था, है ना। तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता नाम के शीर्षक से इसको लिखा था। और देखिए 1919 में इससे 7 साल बाद मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से इसको अनुवाद किया गया था। मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से इसको क्या किया गया था? अनुवाद किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2। कह रहे पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पहला ऑप्शन जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर। तो पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो पुष्कर मेला आपका आयोजित किया जाता है अजमेर में। आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। अजमेर ये आपका राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? आपका राजस्थान में। यहाँ पे एक पुष्कर नामक झील है, वहीं पे आपके ब्रह्मा जी का मंदिर है ना। वहाँ पे आपका कार्तिक माह में कब लगाया जाता है? कार्तिक माह में मेला लगाया जाता है। और यहाँ पे ऊँटों का मेला लगता है। किनका मेला लगता है? ऊँटों का मेला लगता है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में कौन सा अधिक हानिकारक है? निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में कौन सा अधिक हानिकारक है? पहला आपका UVA, UVB, UVC उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो पराबैंगनी किरण में सर्वाधिक हानिकारक आपका UVC है। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा सी। अब देखिए UVC है, ये सबसे हानिकारक है।
ये ऐसी पराबैंगनी किरण है जो पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंच सकती है या नहीं आ पाती है। अब देखिए, पृथ्वी के धरातल पर नहीं आ पाती, क्यों? क्योंकि इसको जो ओजोन परत होती है ना, ओजोन परत जो होती है ये इसको क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। ठीक है, ये पृथ्वी के धरातल पे क्यों नहीं आ पाती है? क्योंकि इसको ओजोन परत क्या करती है, अवशोषित कर लेती है। तो बोला निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में कौन सा अधिक हानिकारक है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, UVC। ठीक है, UVC। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? निम्नलिखित में कौन से जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? पहला आपका प्रोटीन, मृदा, कवक, फास्फोरस। प्रोटीन, मृदा, कवक और फास्फोरस। जी, इसका आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी बिल्कुल करेक्ट होगा, कवक। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, गिर शेर परियोजना अवस्थित है। गिर शेर परियोजना अवस्थित है गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। गिर शेर परियोजना अवस्थित है। जी, गिर शेर परियोजना कहाँ अवस्थित है आपके? ऑप्शन नंबर 1 है गुजरात में, ऑप्शन नंबर 2 महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर 3 है आपका उत्तर प्रदेश और ऑप्शन नंबर 4 है आपका मध्य प्रदेश में। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर क्या है? ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। गिर शेर परियोजना आपके कहाँ अवस्थित है? गुजरात में। अब देखिए गुजरात में आपका एक जूनागढ़ जिला है। कौन सा है? जूनागढ़, है ना। गुजरात में आपका एक जूनागढ़ जिला है, वहीं पे आपका गिर शेर परियोजना अवस्थित है। देखिए, इस गिर अभ्यारण्य को एशियाई सिंहों का घर कहा जाता है। ठीक है, गिर अभ्यारण्य को एशियाई सिंहों का घर कहा जाता है। घर कहा जाता है। ठीक है, गिर अभ्यारण्य को एशियाई सिंहों का क्या कहा जाता है? घर। जैसे हम लोग कहते हैं होम ऑफ एसिटिक लायन के नाम से ये आपका प्रसिद्ध है ना, होम ऑफ एसिटिक लायन। 1973 में 1973 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था। 1973 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। ठीक है, इसको 1973 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। अब ये देखिए, ये एकमात्र ऐसा उद्यान है जहाँ एशियाई शेर पाए जाते हैं। जहाँ क्या पाए जाते हैं? एशियाई शेर पाए जाते हैं। यह एकमात्र ऐसा उद्यान है जहाँ एशियाई शेर पाए जाते हैं। कौन सा? गिर शेर परियोजना। यह एकमात्र ऐसा उद्यान है जहाँ आपके एशियाई शेर पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये कंफर्म हुआ होगा कि गिर शेर परियोजना कहाँ अवस्थित है आपका? गिर शेर परियोजना आपकी अवस्थित है कहाँ? गुजरात में। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका? बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट, WWF से आशय है। WWF से आशय है वर्ल्ड वाइड फंड, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 वर्ल्ड वार फंड, ऑप्शन नंबर 3
वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, और ऑप्शन नंबर 4 है वर्ल्ड वाच फंड। WWF से क्या आशय है? तो WWF से क्या आशय है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। WWF का मतलब होता है वर्ल्ड लाइफ फंड। विश्व वन्य जीव कोष होता है ना। विश्व वन्य, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं विश्व वन्य जीव कोष। विश्व वन्य जीव कोष होता है। इसकी स्थापना WWF की स्थापना 1962 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 ईस्वी में। इसका जो मुख्यालय है ये आपका ग्लैंड है। कहाँ है आपका? ग्लैंड, जैसे स्विट्जरलैंड है ना, स्विट्जरलैंड। कहीं कहीं ऑप्शन में ग्लैंड भी देता है और स्विट्जरलैंड भी देता है, तो आप देखेंगे ऑप्शन को और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप मार देंगे। ठीक है। WWF की स्थापना 1962 में हुई थी। इसका मुख्यालय आपका कहाँ है? ग्लैंड है। और इसकी प्रतीक क्या है? ज्वाइंट पांडा है ना। पांडा आप लोग देखे होंगे। ज्वाइंट पांडा इसका क्या है? प्रतीक है। नेक्स्ट, गंगा नदी निकलती है अरावली श्रेणी से, लद्दाख श्रेणी से, गंगोत्री ग्लेशियर से, मिलाप ग्लेशियर से। तो इसका उत्तर आप लोग बताइए क्या होगा? गंगा निकलती है, तो गंगा आपका निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। गंगा निकलती है आपके कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर से। अब देखिए, गंगा से संबंधित कुछ जो भी मुख्य प्रश्न होते हैं इसको हम लोग अच्छे तरीके से देख लेते हैं। ठीक है। जैसे कहा जाता है कि भारत की सबसे लंबी नदी, सॉरी ये है, हाँ ये भी ठीक है। भारत की क्या है? सबसे लंबी नदी है। ठीक है। भारत की क्या है? सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी जिसकी लंबाई 25 किलोमीटर है। ठीक है ना, 2525 किलोमीटर। जो गंगा नदी है भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 25 किलोमीटर है। और इसे भारत की सबसे पवित्र नदी भी कहा जाता है। ठीक है, भारत की सबसे पवित्र नदी भी कहा जाता है। अब जैसे ये प्रश्न पूछता है, भारत की सबसे पवित्र नदी भी इसे कहा जाता है। देखिए, ये गंगोत्री से निकलती है, और गंगोत्री से निकलती है, ठीक है, तो फिर आगे बढ़ती है। क्या करती है? भागीरथी प्लस अलकनंदा से मिलती है। भागीरथी प्लस अलकनंदा मिलती है, तो इन दोनों के मेल को हम कह देते हैं गंगा, है ना। गंगा के नाम से जाना जाता है। ये आपके गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री से निकल के आती है, और ये अलकनंदा और भागीरथी जहाँ मिलती हैं एक दूसरे से, यही आपकी क्या बन जाती है? गंगा बन जाती है। ठीक है। अब देखिए, इससे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भारत में कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जो गंगा नदी है भारत में कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपका निकलती है उत्तराखंड से। निकलती है कहाँ से? उत्तराखंड से। तो पहला आपका होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड, दूसरा आती है फिर उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, फिर उत्तर प्रदेश से आकर के जाती है झारखंड, फिर झारखंड से आपकी जाती है बिहार, फिर बिहार से आपके पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल जाती है। ठीक है। कहाँ जाती है? आपकी पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश में जो आती है वो आपकी सहारनपुर राज्य से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। कहाँ से? सहारनपुर से, है ना। सहारनपुर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। अब जब ये पश्चिम बंगाल में जाती है तो इसका पश्चिम बंगाल में जैसे प्रवेश करती है तो इसका नाम आ जाता है आपका फरक्का।
क्या नाम हो जाता है? फरक्का। ठीक है। पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान में पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। सॉरी, ये फरक्का नामक स्थान पे क्या करती है? पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। और पश्चिम बंगाल में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पद्मा के नाम से जाना जाता है। और जब पद्मा और ब्रह्मपुत्र मिलती है, ये दोनों जा कर के आपके मेघना में मिल जाती है। और फिर मेघना में मिलने के बाद ये क्या होती है? आपके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? भारत में कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग, सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जो आपको क्या करता है? जल प्रदूषण, है ना, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। आपके जल, वायु और ध्वनि, इन प्रदूषणों को क्या करती है ना, मापने का कार्य करती है। इन प्रदूषणों को मापती है। कौन सा एजेंसी, कौन सा बोर्ड? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। नेक्स्ट, कोटापैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी जो अवस्थित है। कोटापैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। जागृत को हम लोग कहते हैं सक्रिय, है ना, सक्रिय ज्वालामुखी भी कह सकते हैं। और जो कोटापैक्सी है, ये या जो कोटापैक्सी एक सक्रिय ज्वालामुखी जो अवस्थित है सिसिली में, हवाई में, एंडीज में, रॉकीज में। तो आपका ये कोटापैक्सी आपका एंडीज में। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ये जो एंडीज है आपका विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, है ना, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है। ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है जो आपका कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? आपका दक्षिण अमेरिका में। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका। ठीक है। आपका कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन नंबर 1 है गंगा, ऑप्शन नंबर 2 यमुना, ऑप्शन नंबर 3 ब्रह्मपुत्र और ऑप्शन नंबर 4 है कि आपका सिंधु। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तिब्बत की जो सांगपो नदी है वो भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ठीक, देखिए इस ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है ना, लंबाई है वो 25-80 किलोमीटर है। कि हम अभी आप पढ़े हैं कि गंगा नदी की जो लंबाई है वो आपकी 25 है। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी गंगा है। ठीक है। किंतु इसकी भारत में जो लंबाई है, भारत में आपका 1346 किलोमीटर है। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी की जो भारत में लंबाई हो 1346 किलोमीटर। ये ब्रह्मपुत्र नदी को विश्व की सबसे बड़ी नदी कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी नदी कहा जाता है किसको? ब्रह्मपुत्र को। ब्रह्मपुत्र को विश्व की सबसे बड़ी नदी कहा जाता है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहाँ से? ये जो निकलती है मानसरोवर से। मानसरोवर बांध से ये निकलती है आपकी कहाँ से? मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी जो मानसरोवर झील से निकलती है,
जैसे हम लोग कहा जाता है कि चेमायुंग डंग हिमानी से निकलती है, या मानसरोवर झील ऐसे कह सकते हैं आप लोग, मानसरोवर झील याद कर लीजिएगा। तिब्बत में सांगपो नदी या सांपू नदी, ये जो तिब्बत में सांगपो नदी है ना, शांगपो नदी या शाम्पू नदी के नाम से जाना जाता है। शांगपो नदी या शाम्पू नदी के नाम से जाना जाता है। तिब्बत, इसे तिब्बत भाषा में है ना पवित्र करने वाली नदी भी कहते हैं। शांगपो नदी को तिब्बत भाषा में कहते हैं पवित्र करने वाली नदी। और विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप समूह आपकी माजुली है ना, माजुली इसी नदी पर अवस्थित है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप समूह आपका माजुली, जो आपकी किस नदी पे, ब्रह्मपुत्र नदी पे ही अवस्थित है। बस आपका इतना ही प्रश्न था। थैंक यू। यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।